नमस्कार, पीएसएम स्पीक में आपका स्वागत है। भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग की टीम ने कृषि नकद ऋणों के संबंध में एक उत्कृष्ट सिफारिश की। इसने कहा कि एग्रीकल्चरल कैश क्रेडिट्स कृषि नकद ऋणों को अन्य खंडों के नकद ऋणों के बराबर लाया जाना चाहिए। इसका सरल अर्थ, जो किसान फसल उगाने के लिए कर्ज लेते हैं उन्हें उसका ब्याज वाला हिस्सा ही चुकाना चाहिए। हर बार जब वे ऋण चुकाते हैं तो उन्हें मूल राशि और ब्याज दोनों का एक साथ भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अब प्रथा यह है, किसानों को अपने कृषि नकद क्रेडिट पर हर साल ब्याज और मूल राशि दोनों का भुगतान करना पड़ता है। दैट इज आर एग्रीकल्चरल कैश क्रेडिट्स। एग्रीकल्चरल कैश क्रेडिट्स कृषि नकद ऋण क्या है? किसान फसल उगाने के लिए बैंकों से कर्ज लेते हैं। इनपुट पर लागत जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम इत्यादि इत्यादि, उन्हें सरल शब्दों में कृषि नकद ऋण या फसल ऋण कहा जाता है। ये ऋण हर साल चुकौती इस तरह निर्धारित की जाती है कि उन्हें अपने ऋणों को रोल ओवर करने या नए ऋण लेने के लिए पूरी राशि चुकानी चाहिए। ऐसा क्यों है? यह बैंकों के परिसंपत्ति वर्गीकरण, एसेट क्लासिफिकेशन मानदंडों के कारण है। एसेट क्या है और यह वर्गीकरण क्या है, इसके बारे में एक छोटी सी व्याख्या। बैंक लोगों को जब ऋण देते हैं उन्हें बैंकों की संपत्ति यानी एसेट कहा जाता है। ऋण को संपत्ति एसेट क्यों कहा जाता है? बैंक अपना पैसा लोगों को कर्ज के रूप में देता है। और अधिक स्पष्ट करने के लिए मान लीजिए कि भारतीय स्टेट बैंक मुझे ऋण दे रहा है कुछ 1 लाख रुपया, और जो भी ब्याज अनुबंधित किया गया है उस पर ब्याज के साथ मुझे भारतीय स्टेट बैंक को पैसा वापस चुकाना होगा। 1 लाख रुपए पर 10% मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को वहां पैसा वापस मिल रहा है जो उसने मुझे उस 10% ब्याज के साथ ऋण के रूप में दिया था। तो यहाँ उसकी संपत्ति है, जबकि बैंक से मैंने जो उधार लिया है, जो क्रेडिट लिया है, उसे वापस भुगतान करने के लिए बैंक के प्रति मेरा दायित्व है। बैंक जो ऋण देते हैं वे उनकी संपत्ति है, बैंक की संपत्ति। इसे और स्पष्ट करने के लिए एक और उदाहरण, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज लेने के बजाय किसी जमा खाते में पैसा जमा कर रहा हूं, तो मेरी जमा मेरी संपत्ति है, माय एसेट, और भारतीय स्टेट बैंक का यह कर्तव्य है मुझे वहां पैसा लौटाए जो मैंने उनके पास जमा किया है। तो भारतीय स्टेट बैंक मुझसे पैसे उधार ले रहा है, तो यहाँ इसकी देनदारी लायबिलिटी है और फिर यहाँ मेरी संपत्ति है। तो अब यह स्पष्ट है कि बैंकों के पास जितने भी कर्ज है, उन्होंने जो कर्ज दिए हैं वे उनकी संपत्ति है और उनके पास जो जमा खाते हैं वे उनकी देनदारियां है। बैंकों के बही खाताओं पर जो कर्ज होते हैं वे बैंकों की संपत्ति होते हैं और जमा बैंकों की देनदारियां होती है। अब यह वर्गीकरण क्या है? जब बैंक ऋण देते हैं तो उन ऋणों को बैंक को चुकाना होता है। यदि उन्हें अनुबंध की शर्तों के अनुसार चुकाए जाते हैं, मूल राशि और ब्याज यह नियमित रूप से आ रहे हैं, वे ऋण आर परफॉर्मिंग एसेट्स, दे आर स्टैंडर्ड एसेट्स। यदि वे बैंक में वापस नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है कि लोग ऋण के भुगतान में देरी कर सकते हैं। ऋण की चोरी का मामले भी है, तो वे सभी संपत्तियां एक ही प्रकार की नहीं है, इसीलिए वे उन्हें वर्गीकृत करते हैं। पहले एक ऋण जो सामान्य रूप से ड्यू होता, यदि वह समय पर भुगतान नहीं किया जाता तो कुछ निर्दिष्ट समय के बाद ओवरड्यू खाता बन जाता है। मैं यहाँ वर्गीकरण मानदंडों का विवरण नहीं दे रहा हूँ, केवल यह समझाने के लिए कि वर्गीकरण मानदंड क्या है मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ। ड्यूस ओवरड्यूस हो जाते हैं, कुछ निर्दिष्ट समय के बाद सबस्टैंडर्ड खाते बन जाते हैं और आगे निर्दिष्ट समय के बाद यदि वे अभी भी वापस नहीं आ रहे हैं, कर्ज की वसूली संदिग्ध डाउटफुल हो जाती है, इसीलिए उन्हें संदिग्ध संपत्ति एसेट्स डाउटफुल ऑफ रिकवरी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। और फिर अंत में यदि दिया गया पैसा बैंक को कभी नहीं चुकाया जाता है तो यह एक हानि संपत्ति है, लॉस एसेट
एसेट बन जाता। तो इस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण के लिए मानदंड होते हैं। इन वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार फसल की कटाई के बाद हर साल कृषि नकद ऋण मूल राशि और ब्याज को एक साथ चुकाना होता है। फिर इससे किसानों को क्या दिक्कत है, उन्हें यह मुश्किल क्यों लगता, इस सिफारिश की क्या जरूरत है। किसान बैंक को भुगतान कैसा करता है, वे अपनी फसल में पैसा लगाता है, उन्हें फसल काटनी है, उपज बेचो, बिक्री की आय प्राप्त करे और फिर बैंक आकर भुगतान करे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वे कई कारण से निर्धारित तिथि से पहले उपज नहीं बेच पा रहे हैं। कई बार कीमत उनके लिए उचित नहीं हो सकती है, उन्हें सही कीमत का इंतजार करना होगा। लेकिन जब नियत तारीख तेजी से आ रही है और अन्यथा बैंक उन्हें डिफॉल्टर करार देते हैं, तो इससे बचने के लिए ऐसा क्या होता है कि वे अपनी उपज को बेचने के लिए किसी भी कीमत पर एक तरह की संकट बिक्री डिस्ट्रेस सेल का सहारा ले और वापस आ जाए बैंक। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उन्हें और क्या करना होगा। जो उनके लिए आगे का सहारा या विकल्प है, उन्हें किसी अन्य संस्था से नहीं बल्कि किसी गैर संस्थान स्रोत से पैसे उधार लेने के लिए किसी और के पास जाना होगा। कुछ साहूकारों से उच्च ब्याज दर पर और बैंक को भुगतान करे। फिर क्या हो रहा है, बैंक उसके बाद नवीनीकरण करते हैं या नए ऋण देते हैं। लेकिन वे इसे कब देते हैं, उनके पास फिर से मानदंड है, उनका अपना निश्चित संवितरण समय होता है, सीजनलिटी मेंटेन करना पड़ता है उन्हें। चुकौती अनुसूची की तरह संवितरण भी ऐसी अवधि होती है जब बैंक ऋण देते हैं। इसलिए किसान द्वारा बैंक में भुगतान करने और नया ऋण लेने के बीच अंतर है। उस अंतराल अवधि के लिए कुछ व्यापारियों को उच्च ब्याज दर वसूलना उनके लिए फायदेमंद लग रहा है। तो आखिर में किसान क्या कर रहे हैं, नया ऋण मिलने के बाद वे पैसे निकाल लेते हैं और वे इसका उपयोग अपनी फसल उगाने या अपनी उत्पादन गतिविधि जारी रखने के उद्देश्य में नहीं कर सकते। इसकी बजाय उन्हें साहूकार को भुगतान करना होगा। उस उच्च ब्याज के साथ किसान के पास बचा क्या है, कुछ भी हाथ में नहीं है और वे एक तरह के दुष्चक्र विशेष सर्कल में फंसे हुए हैं। किसानों को पर्याप्त राशि नहीं मिलने की शिकायत पहले से ही है। हाल ही में अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण में कहा गया है कि ग्रामीण आबादी का 35% ऋणी है, 40% किसान परिवार कर्जदार है, यानी 60% किसान कर्जदार नहीं है। वे ना तो संस्थागत और ना ही गैर संस्थागत स्रोतों से ऋण ले रहे हैं। देखने में यहाँ अच्छा लगता है, लेकिन क्या वे कर्ज नहीं ले रहे हैं क्योंकि उन्हें कर्ज नहीं चाहिए या कोई उन्हें कर्ज देने के तैयार नहीं है? यह एक मुद्दा है। छोटे व सीमांत किसानों को कर्ज नहीं मिल रहा है। छोटे और सीमांत किसान और टेनेंट फार्मर्स महत्वपूर्ण है क्योंकि वे मुख्य किसान हैं। देश में छोटे और सीमांत किसान कुल भूमि जोत का होल्डिंग्स में 90% से अधिक हिस्सा है। इसीलिए जरूरी है कि उन्हें कर्ज मिले। जिन छोटे और सीमांत किसानों को अब कुछ भी ऋण मिल रहा है, वे उस हद तक भाग्यशाली है। जिन लोगों को ऋण मिल रहा है, उन्हें एक बार में ब्याज और मूलधन दोनों चुकाना आवश्यक है और उन्हें यह मुश्किल लग रहा है। और सौभाग्य से भारतीय स्टेट बैंक के अनुसंधान विभाग की टीम का ध्यान इस ओर गया है और इसलिए SBI रिसर्च डिपार्टमेंट प्रशंसा का पात्र है। अब बैंकिंग नीति निर्माताओं, केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार के लिए इसे बहुत गंभीर से लेने का समय आ गया है और कृषक समुदाय के लाभ के लिए इस सुझाव को लागू करने का प्रयास करें। साथ ही किसानों के मित्रों के लिए भी किसान संगठनों को इस सिफारिश को आगे बढ़ाना है। उम्मीद है कि वे सभी ऐसा करेंगे और कुछ हद तक किसान इस दुष्चक्र विषय सर्कल से बाहर निकलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे आशा है कि आपने मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लिए होंगे। यदि नहीं तो अभी सब्सक्राइब करें, वह निःशुल्क है। आपको फिर से धन्यवाद। थैंक यू।